आज हम यहाँ पे कक्षा 8 में एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण पाठ है, ये दूसरा पाठ है गणित में, और इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 में जो सवाल हैं वो समीकरणों को हल करने के बारे में है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? कि ऐसी समीकरण जिसमें केवल एक चर राशि होती है। ऐसी समीकरण जिसमें केवल एक चर राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक चर वाले समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर आ रखा रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण का मतलब है ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक होती है, और इस समीकरण से एक रेखा प्रकट होती है। यानी अगर हम इस समीकरण को ग्राफ में प्रकट करें, तो इस समीकरण को अगर हम ग्राफ में प्रदर्शित करें तो ग्राफ में इस समीकरण से क्या बनेगी? एक रेखा बनेगी। तो जिस समीकरण को ग्राफ में निरूपित करने पर रेखा बनती है उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम है रैखिक समीकरण। रेखा को प्रकट करने वाला समीकरण ही क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। और जिस रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होगी? एक होगी। ठीक है। और एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? कि एक चर वाला रैखिक समीकरण वो होगा कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि है। जैसे यहाँ पर है, ये प्रश्न नंबर 1 है कि समीकरण x ऋण 2 बराबर 7 को हल करें। तो पहले इस समीकरण को देखिए। इस समीकरण में 7 और ऋण 2 ये क्या है? ये दोनों तो अचर संख्याएं हैं, जबकि x, ये x क्या है यहाँ पे? ये चर संख्या है, वेरिएबल है। तो ये इसमें कितने चर संख्याएं आ रखी? केवल एक, x। ठीक है। तो क्योंकि इस समीकरण में केवल x ही चर संख्या है, एक ही चर संख्या है, इसलिए ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। और इसमें इस चर की अधिकतम घात कितनी है? x की घात कितनी है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब एक घात। तो यहाँ पर इस चर की अधिकतम घात एक है, अतः यह एक घात वाली समीकरण है। तो ये एक घात वाली समीकरण क्या कहलाती है? एक घात वाली समीकरण ही क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण कहलाती है। तो ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसकी एक घात है और इसमें एक ही चर राशि है। इसमें केवल x है, y या z तो है ही नहीं। तो इसमें केवल एक चर राशि है, जैसे x। तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। अब हमने प्रश्न नंबर 1 को हल करना है कि इस समीकरण x ऋण 2 बराबर 7 को हल करो। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे हल करने का मतलब ये होता है कि हमने इस समीकरण में इस चर x का मान निकालना है। जो x का मान जो भी निकलेगा वही इस समीकरण का हल होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को ऐसे नोट करेंगे, x ऋण 2 बराबर 7। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो समीकरण होगी उस समीकरण में बराबर का चिन्ह जरूर होगा। ठीक है। जैसे x ऋण 2 यानी x में से 2 घटाया तो कितना निकला? 7 निकला। तो ये बराबर का चिन्ह आ रखा है, समीकरण की पहचान है, उसमें बराबर का चिन्ह होगा। ठीक है। तो अब हमने इसको हल करना है। हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इस समीकरण को हम ऐसे उतारेंगे, x ऋण 2 बराबर 7। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें x का मान निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे x का मान? क्योंकि हमने हल करना है तो मतलब x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखना है कि x के साथ ये 2 क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है बराबर से पहले क्या किया गया है? x में 2 को घटा रखा है। तो हल करने में हम क्या करेंगे कि x में जो 2 है ये घट रहा है, तो ठीक इसका उल्टा काम करना है। तो x में 2 घटाया गया तो 2 घटाने का उल्टा क्या होगा? जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ इसी संख्या को जोड़ देंगे। जो संख्या घटाई गई है उतनी संख्या हम बराबर के दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, समीकरण के बाएं पक्ष यानी LHS एवं दाएं पक्ष यानी RHS में 2 जोड़ने पर। ठीक है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बाम हस्त पक्ष या बायां पक्ष। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, दक्षिण हस्त पक्ष या दायां पक्ष। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में यानी बराबर के दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 2 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे 2 को? क्योंकि अभी तक यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ x में 2 को घटाया जा रहा था।
तो x में 2 घटाया, तो घटाने का ठीक उल्टा होता है, उसका विपरीत होता है जोड़ना। तो हम यहाँ पर 2 को दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी इसका ठीक उल्टा करना है। तो हमने क्या किया, x ऋण 2 ये ऐसे उतारा, जो था पहले से उसको ऐसे नोट करेंगे। अब इसमें 2 जोड़ दिया, फिर बराबर लिखा, यहाँ 7 था 7 ऐसे उतारा, फिर इसमें भी 2 जोड़ दिया। तो हमने क्या काम किया, इसमें इस समीकरण के दोनों तरफ हमने 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये ऋण 2 और धन 2, ऋण 2 धन 2 का अगर हम इसको हल करें तो उतना ही यहाँ घट रहा है, उतना ही यहाँ जोड़ रहा है। तो 2 में से 2 घट के क्या गया, 0। तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, केवल x। तो x लिखा, x बराबर 7 धन 2, 7 धन 2 मतलब 9, यानी 7 और 2 क्या होंगे, आप जोड़ेंगे, क्योंकि 7 का चिन्ह भी धन है, 2 का चिन्ह भी धन है, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो ये 7 और 2 जुड़ के 9 हो गया। और ये ऋण 2 धन 2 था, तो ये विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं थी, तो इसलिए घटेंगे। तो ऋण 2 में धन 2, जैसे इनको हमने आपस में घटा दिया, तो घटा के क्या आ गया, 0। तो यहाँ केवल क्या रहा, x बराबर 9 आ गया। तो x बराबर 9 क्या है, इस समीकरण का हल है। और इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा उत्तर गलत है या सही है। तो x बराबर 9 आया है, तो आप यहाँ पर इस समीकरण के बाईं तरफ, यानी इधर की तरफ आप x के स्थान पे क्या रख दो, 9 रख दो। तो 9 रखा, तो 9 में से 2 गया, 9 में से 2 घटाओ, कितना गया, 7। तो यहाँ 7 ही तो आ रहा है। तो यानी हमारा उत्तर क्या है, x बराबर 9 सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न कि y धन 3 बराबर 10 समीकरण को हल करो। तो कैसे करेंगे इसको हल, सबसे पहले हम इस समीकरण को ऐसे उतारेंगे, y धन 3 बराबर 10। अब हम यहाँ देखेंगे चर राशि कौन है, यहाँ पे y, अचर कौन है, 3 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करने का मतलब है कि हमने क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y के कैसे निकालेंगे मान, यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर से पहले y के साथ 3 क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो हम इसका ठीक उल्टा काम करेंगे, यहाँ 3 जोड़ा जा रहा है, तो 3 को घटा देंगे। ठीक है, पर घटाएंगे कहाँ, बराबर के दोनों तरफ। तो हमने यही लिखा कि इस समीकरण के LHS एवं RHS में, LHS माने बायां पक्ष, RHS माने दायां पक्ष, ये वाला। ठीक है, तो इस समीकरण के LHS एवं RHS में 3 घटाने पे, तो हमने क्या किया, बराबर के दोनों तरफ 3 घटा दिया। तो हमने यहाँ पर कैसे घटाया होगा, पहले जो था y धन 3, ये ऐसे लिखा y धन 3, इसमें ऋण 3 क्या माने 3 घटा दिया इसमें, फिर बराबर लिखा, फिर 10 लिखा, फिर यहाँ भी 3 घटा दिया, ऋण 3 कर दिया। ऋण 3 मतलब 3, ऋण 3 का मतलब है 3 घटा दिया। तो हमने यहाँ पर 3 को दोनों तरफ घटाया, क्यों, क्योंकि यहाँ y के साथ 3 जुड़ रहा था। तो ठीक इसका उल्टा ये देखना कि y के साथ ये 3 क्या हो रहा है, y के साथ 3 जुड़ रहा है, तो ठीक इसका उल्टा काम करना है। जुड़ने का उल्टा होता है घटाना। तो इसलिए हमने ये बराबर के दोनों तरफ उतनी संख्या घटा दी, जो संख्या y में जोड़ रही थी उतनी संख्या को आप y में घटा देंगे। तो हमने यहाँ दोनों तरफ घटा दिया, तो y में 3 घटा भी दिया, यहाँ भी बराबर की तरफ भी 3 घटा दिया। ठीक है, तो इसमें पर ये ध्यान रखें, जो काम आप बराबर से पहले करेंगे वही काम बराबर के बाद करेंगे। इससे इस समीकरण के जो नेचर है, इसकी प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या आया, 3 ऋण 3 धन 3 ऋण 3, तो ये विपरीत संख्याएं हैं, विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं। विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को घटाते हैं, तो 3 में से 3 घट के कितना आ गया, घटा के 0 आ गया। तो यहाँ क्या बचा, केवल y। तो y बराबर क्या आ गया, 10 ऋण 3, 10 का चिन्ह धन, 3 का चिन्ह ऋण, तो ये घटेंगे, विपरीत चिन्ह वाली संख्या घटते हैं। 10 में से 3 घटाओ, कितना आ गया, 7। तो यहाँ y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 7। तो y बराबर 7 जो है इस समीकरण का एक हल हो गया। y बराबर 7 इस समीकरण का हल है। आपने सही क्या गलत किया, इसकी पहचान क्या है, आप जो इस समीकरण है इसके बाईं तरफ, इस बराबर के बाईं तरफ माने इस तरफ जो है ये y का मान रख दीजिए। तो y का मान 7 है, रखिए यहाँ पे 7 धन 3 कितना हो गया, 10। तो वही यहाँ भी आ रहा है, तो यानी हमारा उत्तर सही है। अगर यहाँ पर y का मान रखने पे आप हल करें और ये वाला मान ना आए, दायां वाला मान ना आए, तो यानी आपका उत्तर गलत है। पर हमने y बराबर 7 निकाला है, 7 मान हमने यहाँ रखा, 7 धन 3 कितना हो गया, 10, वही यहाँ दे भी रखा है, तो यानी हमारा उत्तर सही है। अब देखिए इसमें तीसरा प्रश्न, 6 = z धन 2, 6 बराबर z धन 2 इस समीकरण को हल करो। तो इसमें जो चर संख्या है z, वो इस समय बराबर के बाद आया है, इससे कोई कंफ्यूज ना करें, ये बराबर से पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। तरीका हल करने का पहले जैसा होगा। तो पहले हम कैसे हल करेंगे इसको, हम इस समीकरण को ऐसे नोट करेंगे, 6 बराबर z धन 2। ठीक है,
अब ये देखेंगे जेड के साथ ये 2 क्या हो रहा है, जेड के साथ 2 जोड़ा जा रहा है, तो ठीक जोड़ने का उल्टा काम करेंगे हम, घटाना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ 2 को घटा देंगे। 2 जोड़ा था तो 2 को घटा भी देना है, ठीक है। ये देखना बराबर जेड के साथ ये 2 क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो उतना ही उसका ठीक उल्टा काम करेंगे। तो जेड के साथ उल्टा काम क्या होगा इसका विपरीत संक्रिया, उल्टा काम मतलब विपरीत संक्रिया करेंगे। तो संक्रिया का मतलब है यहाँ पर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो यहाँ पर 2 जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने का उल्टा क्या होगा, घटाना। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, तो घटाइए, 6 में से 2 घटा दिए, यहाँ पे 6 ऋण 2 लिखा, बराबर लिखा, फिर जेड धन 2 ऐसे उतारा, यहाँ भी 2 घटा दिया। तो क्या आ गया ये, 6 ऋण 2 बराबर जेड धन 2 ऋण 2। अब यहाँ देखिए 6 में से 2 घटा के कितना आ गया, 4, बराबर का बराबर, 2 में से 2 घट के 0, यहाँ क्या आ गया, केवल जेड। तो 4 बराबर जेड आया, मतलब हमारा उत्तर क्या आ गया कि जेड का मान 4 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जेड बराबर 4। हमारा उत्तर सही है गलत है हम पहचान कर रहे हैं कैसे, यहाँ पर जेड की जगह क्या रख दो, 4 रख दो, तो 4 धन 2 यानी 6, वही यहाँ भी दे रखा है, तो यानी हमारा उत्तर सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 कि 3/7 धन x बराबर 17/7 इस समीकरण को हल करो। अब इसमें भिन्न वाला आ गया, तो इससे कोई घबराए ना, ये वही विधि है जैसे पहले कर रहे थे हम, उसी से चलेंगे हम। हमने पहले क्या किया, इस समीकरण ऐसे नोट की, 3/7 धन x बराबर 17/7। अब यहाँ पर बराबर से पहले आ रखा है क्या, चर x। तो ये देखिए x के साथ ये 3/7 क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये 3/7 x के साथ जोड़ा जा रहा है, तो हमने ठीक इसका उल्टा करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 3/7 को घटा देंगे, क्योंकि 3/7 जोड़ा जा रहा था इसके साथ। तो इस समय इसका उल्टा क्या होगा, 3/7 घटाना, जोड़ने का उल्टा घटाना। तो हम क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ, इस समीकरण में बराबर के दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में 3/7 को घटा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले इसको ऐसे नोट करेंगे, 3/7 धन x, अब ऋण 3/7 माने 3/7 हमने घटा दिया, फिर बराबर 17/7 ऋण 3/7, दोनों तरफ घटाना है, बराबर के दोनों तरफ, दोनों पक्षों में 3/7 को घटा दिया। घटाने के लिए हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 3/7 यहाँ धन में भी है और 3/7 यहाँ ऋण में भी है, तो ये दोनों विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं। तो विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं दोनों क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 3/7 में ऋण 3/7 उतना ही जोड़ना, उतना ही घटाया, तो घट के क्या हो गए, 0। क्या आ गया, केवल यहाँ पे x, यहाँ से केवल x बचा। 3/7 से 3/7 क्या हो गया, ये कट गया, बराबर 17/7 ऋण 3/7। तो इसको, इन दोनों भिन्नों को हम घटाएंगे। तो घटा के देखो कैसे घटाएंगे, इन दोनों का हर समान है, तो हर समान है तो क्या क्या होगा, केवल अंश घटेगा। 17 में से 3 घटा दो, तो अंश 17 में से ये वाला अंश 3 घटा दो, 17 में से 3 घटा के क्या आ गया, 14/7। जो हर में यहाँ था वही हर में यहाँ भी रहेगा। अच्छा, चिन्ह क्या आएगा इसका, 17 का चिन्ह क्या था, धन, और 3 का चिन्ह क्या है, ऋण। तो जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह ही यहाँ पर आएगा। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है, 17, इसका चिन्ह है धन, तो यहाँ भी घटा के क्या आ गया, चिन्ह धन आ गया। तो हमारा मान आया x बराबर 14/7। 14/7 का मतलब 7 का भाग 14 में देंगे, हर का भाग अंश में देंगे। तो 7 का भाग 14 में दीजिए, ये गया 2 बार, 7 दूनी 14, तो इसलिए x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से x का मान 2 आ गया, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा उत्तर सही है गलत है इसकी पहचान हम फिर वही करेंगे कि इस समीकरण में x के स्थान पे क्या रख दो, 2 रख दो। तो 2 रखा यहाँ पे, तो 3/7 धन 2, जोड़ो इसको, देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ये 2 रखा हमने, तो 7 दूनी 14, 14 3 17/7, वही तो आ रहा है। तो यानी हमारा उत्तर सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है कि 6z बराबर 12 इस समीकरण को हल करना है। अब देखिए कैसे हल करेंगे, पहले समीकरण नोट करेंगे, 6z बराबर 12। अब इसमें देखिए 6z बराबर 12, तो यहाँ पर देखिए 6 और z क्या हो रहे हैं आपस में, 6 और z के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। आपको यहाँ पर न तो धन दिख रहा है, न तो ऋण दिख रहा है, न गुणा न भाग। तो इसका मतलब है इनके बीच में क्या चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होता है। गुणा चिन्ह को इन दो संख्याओं के बीच में नहीं लिखते हैं। जब ये चर और अचर एक साथ आ रखे हैं, ये चर है ये अचर है, तो चर और अचर को एक साथ लिखा आपने, तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह माना जाएगा, गुणा का चिन्ह। तो इसका मतलब क्या है, 6z बराबर 12 का मतलब है 6 को z से गुणा करके क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी 6z से गुणा हो रहा है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे,
हम देख रहे हैं 6z के साथ गुणा हो रहा है, तो गुणा का उल्टा क्या होता है? गुणा का उल्टा होता है भाग। तो यहाँ पर 6z बराबर 12 में क्या है? 6 को z से गुणा किया बराबर 12। तो इस समीकरण को हल करने का तरीका क्या होगा? हम इस गुणा का ठीक उल्टा काम करेंगे। यहाँ पे 6 को गुणा कर रखा है, तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा? 6 का भाग। तो हम बराबर के दोनों तरफ 6 का भाग दे देंगे। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पे, इसलिए ये लिखा हुआ है। तो दीजिए 6 से भाग। भाग का मतलब है 6 को कहाँ रखेंगे? हर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6z, ऐसे नोट किया, बट्टे 6। इसका मतलब क्या है कि 6z का भाग हम इस वाले 6 का भाग हम इस 6z में दे रहे हैं, हर वाले का भाग अंश में दे रहे हैं। तो भाग देने का अर्थ है कि जिससे भाग दे रहे हैं उसको कहाँ रखना है? हर में रखना है। तो ये क्या आ जाएगा? 6z बट्टे 6 बराबर का बराबर 12 बट्टे 6। 12 बट्टे 6 का मतलब 12 में भी 6 का भाग दिया। तो देखो 6 का भाग 6 में कितनी बार गया? एक बार, पूरी बार एक बार गया। तो 1 से z को गुणा करो, ये z ही आएगा। z बराबर 6 का भाग 12 में 2, कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ पे z का मान क्या आ गया? 2। तो अब आपका उत्तर सही है गलत है इसकी पहचान कैसे करेंगे? इस z के मान को यहाँ रखिए, z का मान है 2, तो 2 को यहाँ रखिए। 6 2, इनके बीच का चिन्ह क्या बताया मैंने? गुणा। तो 6 दूनी 12, 12 ही आ रहा है यहाँ, तो यानी हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से अब अंतिम सवाल देखिए, इसमें t बट्टे 5 बराबर 10 इस समीकरण को हल करो। तो यहाँ पर क्या कैसे हल करेंगे? पहले समीकरण को ऐसे नोट करेंगे, t बट्टे 5 बराबर 10। तो यहाँ t बट्टे 5 का मतलब क्या है कि t में 5 का भाग दे रहे हैं, हर में है ना 5, तो हर वाली संख्या का भाग किस में दिया जाता है? अंश वाले में। तो इसका मतलब क्या है कि t में 5 का भाग देने पे कितना आ रहा है? 10, यानी t में 5 का भाग 10 बार गया, ये इसका मतलब है। तो इसको हल कैसे करेंगे? हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं 5 का t में भाग दिया जा रहा है, तो भाग का उल्टा देखेंगे। भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। तो यहाँ 5 का भाग दिया जा रहा है, तो हम 5 का ठीक उल्टा कर देंगे, क्या? गुणा कर देंगे। भाग का उल्टा गुणा, तो हम यहाँ ठीक 5 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पे, क्योंकि यहाँ 5 से भाग दे रहे थे, तो भाग का उल्टा करेंगे यानी गुणा, तो हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण के दोनों तरफ हम इसी 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो t बटे 5 ऐसे नोट किया, यहाँ क्या लिखा? गुणा गया 5 बराबर 10, ऐसे लिखा, फिर गुणा 5। तो अब देखिए क्या हो गया? t बटे 5 गुणा 5 बराबर 10 गुणा गया 5। अब इसमें ये 5 हर में है, और ये कहाँ माना जाएगा? 5 ये अंश में माना जाता है। तो इस 5 का 5 में भाग कितनी बार गया? एक बार, और 1 से t को गुणा करके क्या आ गया? t। तो t बराबर क्या आ गया? 10 पंजे 50। तो t बराबर 50 ही हमारा उत्तर है। उत्तर ये सही है गलत है इसकी पहचान कैसे करेंगे? t के स्थान पे, यहाँ इस समीकरण में, इस प्रश्न में t के स्थान पे ये 50 रख दो। तो 50 बटे 5, 50 बटे 5 का मतलब 50 में 5 का भाग दो। तो 50 में 5 का भाग कितनी बार गया? 10 बार गया, तो वही यहाँ भी आ रखा है। तो यानी t बराबर 50 इस समीकरण का हल है। तो समीकरण का हल का मतलब होता है कि जो इस समीकरण में चर संख्या है यानी t, इसका मान क्या होगा? इसका मान जो भी निकलेगा वही समीकरण का हल होगा। इस तरीके से यहाँ पर इन 6 प्रश्नों को हल किया गया है। बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करके दिखाएंगे। थैंक यू।